स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 जून 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि रोशन आनंद ने किया बड़ा दावा, कहा खान सर ने मरवाया है और मुझे जेल में खत्म करना चाहते थे। दरअसल बात यह है कि पटना के चर्चित कोचिंग विवाद में नया मोड़ आ गया है। जेल से रिहा होने के बाद ज्ञान बिंदु एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खान सर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रोशन आनंद का दावा है कि उनके भाई प्रिंस यादव की मौत एक साजिश का हिस्सा है और उन्हें भी जेल के अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। रोशन आनंद ने आरोप लगाया है कि जेल में उनके खिलाफ साजिश रची गई और उनके भाई की जान जाना कोई स्वाभाविक नहीं है। उन्होंने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और फिर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पर उन्होंने ये भी दावा किया है कि उन्हें झूठ मामले में फंसा करके जेल भेजा गया था। बिहार और यूपी में भीषण गर्मी का असर, कई जिलों में स्कूल बंद, प्रशासन ने जारी कर दिया आदेश। दरअसल बात यह है कि बिहार में भीषण गर्मी और फिर लू के चलते प्रशासन ने कई जिलों में स्कूलों को बंद करने का फैसला कर लिया है। बढ़ते तापमान और फिर बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने सरकारी और फिर निजी स्कूलों के संचालन पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दे दिया है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। तेज धूप और फिर गर्म हवाओं के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई है। इसी वजह से स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है और लोगों को दोपहर के समय घरों से बाहर न निकलने की भी सलाह दी गई है। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को गर्मी से बचाएं, पर्याप्त पानी पिलाएं और फिर आवश्यक सावधानी बरतें। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक कई इलाकों में गर्मी का असर बना रह सकता है। हालांकि कुछ क्षेत्र में बारिश की संभावना भी जताई गई है, जिससे राहत मिल सकती है। लालू राबड़ी के बाद तेज प्रताप यादव ने भी लौटाई सुरक्षा, बिहार सरकार को दी चेतावनी। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में सुरक्षा को लेकर के विवाद और गहरा गया है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बाद अब तेज प्रताप यादव ने भी अपनी सरकारी सुरक्षा वापस लौटा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी को उन्होंने वापस भेज दिया है और कहा कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो फिर इसकी पूरी जिम्मेदारी बिहार सरकार की होगी। दरअसल हाल ही में बिहार सरकार ने कई वीआईपी नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी। इसी दौरान लालू यादव, राबड़ी देवी और फिर तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में बदलाव किया गया था। इसके विरोध में लालू प्रसाद यादव और फिर राबड़ी देवी ने सुरक्षा कर्मियों को लौटाया और अब तेज प्रताप यादव ने भी वही कदम उठाया है। तेज प्रताप यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सुरक्षा में कटौती करना गलत फैसला है। उनके इस कदम के बाद बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था का फैसला समीक्षा और फिर नियमों के आधार पर लिया गया। रॉन्ग नंबर से शुरू हुई लव स्टोरी का दर्दनाक अंत, पति बच्चों को छोड़कर की भागी महिला को प्रेमी ने दिया धोखा। दरअसल बात यह है कि बिहार से एक दिल दहला देने वाली प्रेम कहानी सामने आई है। एक महिला की प्रेम कहानी एक रॉन्ग नंबर से शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत प्यार में बदल गई। बताया जा रहा है कि महिला ने अपने पति और फिर बच्चों को छोड़कर के प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेमी के भरोसे घर छोड़ने वाली महिला को कुछ समय बाद ही धोखा मिल गया। जिस व्यक्ति के लिए उसने अपना परिवार छोड़ा, उसी ने उसका साथ छोड़ दिया। इसके बाद महिला के सामने रहने और फिर खाने तक का संकट खड़ा हो गया। परिवार से रिश्ते टूट चुके थे और फिर प्रेमी भी उसे छोड़ करके चला गया। आज महिला दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और अपनी जिंदगी सड़कों पर गुजार रही है। ये मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घटना को लोग जल्दबाजी में लिए गए फैसले और सोशल मीडिया या फिर फोन पर बने रिश्तों के खतरे से जोड़ करके देख रहे हैं। प्रिंस यादव की जान जाने पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने की मांग। दरअसल बात है कि पटना के चर्चित कोचिंग विवाद से जुड़े प्रिंस यादव की संदिग्ध जान जाने के मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने बिहार सरकार से इस पूरे मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष और फिर पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया है कि यह मामला बेहद गंभीर है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने बिहार और फिर केंद्र सरकार से भी हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि यदि जरूरत पड़े तो फिर मामले की जांच बड़े स्तर पर कराई जाए। प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर में स्थित एक होटल में संदिग्ध परिस्थिति में जान चली गई थी, जिसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं पर प्रिंस यादव के
वहीं पर प्रिंस यादव के परिवार और फिर समर्थक भी लगातार उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। रात में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा प्रेमी, गांव वालों ने घेरा, पंचायती बैठी और कुछ घंटों में बन गया दूल्हा। दरअसल बात यह है कि बिहार के सीवान जिले से एक दिलचस्प प्रेम कहानी सामने आई है। देर रात एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था, लेकिन मुलाकात की भनक लगते ही गाँव वालों और फिर परिवार वालों ने उसे पकड़ लिया। जब देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और मामला पूरे गाँव में चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद गाँव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में दोनों पक्षों की बात सुनी गई और फिर जब पता चला कि युवक लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर दोनों की शादी कराने का फैसला कर लिया गया। पंचायत के निर्णय के बाद कुछ ही घंटों में शादी की तैयारी शुरू हो गई। आखिरकार गांव के लोगों और फिर परिवार वालों की मौजूदगी में दोनों की शादी करा दी गई। रात में प्रेमी से मिलने पहुंचा युवक सुबह होते होते दूल्हा बन चुका था। अब ये अनोखी प्रेम कहानी इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। देश भर में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, बिहार झारखंड तक पहुंचा, कई राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट। दरअसल बात है कि देश भर में मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और देश के कई अन्य हिस्सों तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी है, जबकि कई राज्यों में तेज आंधी, बिजली गिरने और फिर तूफान की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और फिर अन्य राज्यों में अगले 24 से 48 घंटे के दौरान तेज हवाओं और फिर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। कुछ इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। जब वहीं पर पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की सक्रियता बढ़ने से कई राज्यों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मुझे जेल में मारने की साजिश थी, फैजल खान ने करोड़ों खर्च किए, रोशन आनंद का सनसनीखेज आरोप। दरअसल बात है कि पटना के चर्चित कोचिंग विवाद में जेल से रिहा होने के बाद रोशन आनंद ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जेल के अंदर उनकी जान लेने की साजिश रची थी और फिर इसके लिए कथित तौर पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। रोशन आनंद ने दावा किया है कि उन्हें खत्म करने की पूरी योजना बनाई गई थी, लेकिन वे बच गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोशन आनंद ने फैजल खान पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की अभी किसी जांच एजेंसी या फिर अदालत द्वारा पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर कोचिंग विवाद और फिर उनके भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत को लेकर के पहले से ही जांच जारी है, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है। रोशन आनंद ने कहा कि आने वाले दिनों में वे कई और खुलासे करेंगे। वहीं पर इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। फिलहाल पुलिस और संबंधित एजेंसियां विभिन्न आरोपों की जांच कर रही है और फिर अब सबकी नजर जांच के नतीजों पर टिकी हुई है। बिहार में वीवीआईपी बंगलों का नया आवंटन, निशांत कुमार को मिला 5 देश रत्न मार्ग, रामकृपाल यादव का भी बदला पता। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने वीवीआईपी बंगलों के लिए आवंटन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी द्वारा छोड़े गए 5 देश रत्न मार्ग आवास को अब स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को आवंटन किया गया है। वहीं पर कई अन्य मंत्रियों और फिर वरिष्ठ नेताओं के सरकारी आवासों में भी बदलाव किया गया है। जानकारी के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को भी नया सरकारी आवास आवंटित किया गया है। सरकार की ओर से जारी सूची में यानी कि लिस्ट में कई वीवीआईपी बंगलों का पूर्ण वितरण किया गया है, जिससे राजधानी पटना के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि ये आवंटन पद और फिर प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया है। नए आवास आवंटन के बाद कई मंत्री और फिर नेता जल्द ही अपने नए सरकारी बंगलों में शिफ्ट हो सकते हैं। बिहार की राजनीति में यह फैसला प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन इसे लेकर के राजनीतिक हलकों में खूब चर्चा हो रही है। प्रिंस यादव की जान जाने पर खान सर ने जताया दुख, बोले रोशन सर जो कहेंगे वे करने को तैयार हूं। दरअसल बात है कि पटना की चर्चित कोचिंग विवाद के बीच प्रिंस यादव की जान जाने पर खान सर ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि प्रिंस यादव की मौत बेहद दुखद है और इस कठिन समय में वे उनके परिवार के साथ खड़े हैं। खान सर ने कहा कि किसी भी परिवार के लिए अपने सदस्य को खोना बहुत बड़ी पीड़ा होती है। खान सर ने आगे कहा कि रोशन सर जो कहेंगे वे करने को तैयार हूँ। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मामले की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस संवेदनशील मुद्दों को लेकर के किसी तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपको बता दूं कि प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के बाद रोशन आनंद लगातार कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं पर अब खान सर के इस बयान के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है। फिलहाल सभी की नज़र जांच एजेंसियों की कार्रवाई और फिर मामले की सच्चाई पर टिकी हुई है। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ा अपडेट,
जून से बायोमेट्रिक हाजिरी पर मिलेगा वेतन, विभाग ने जारी किए 556 करोड़। दरअसल बात है कि बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब जून महीने से शिक्षकों का वेतन बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर जारी किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि स्कूलों में दर्ज बायोमेट्रिक हाजिरी के अनुसार ही वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने बिहार के प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों और फिर कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए 556 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से उपस्थिति में पारदर्शिता आएगी और फिर नियमित रूप से विद्यालय आने वाले शिक्षकों को समय पर वेतन मिल सकेगा। जब विभाग ने सभी शिक्षकों को निर्देश दिया है कि वे अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करें। शिक्षा विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था से स्कूलों में अनुशासन बढ़ेगा और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। कब्रिस्तानों की सुरक्षा के लिए बिहार सरकार का बड़ा कदम, घेराबंदी के लिए 6 करोड़ 60 लाख मंजूर। यह दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने कब्रिस्तानों की सुरक्षा और फिर अतिक्रमण रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों के कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए 6 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। इस फैसले का उद्देश्य कब्रिस्तान की जमीन को सुरक्षित रखना और अवैध कब्जों को रोकना है। सरकारी योजना के तहत चयनित कब्रिस्तानों के चारों ओर सुरक्षा दीवार और फिर घेराबंदी का निर्माण कराया जाएगा। जब बिहार में पहले भी संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी को लेकर के विशेष अभियान चलाए गए हैं और सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। जब सरकार का मानना है कि घेराबंदी होने से कब्रिस्तानों की भूमि सुरक्षित रहेगी और स्थानीय स्तर पर विवादों की संभावना भी कम होगी। इस फैसले के बाद संबंधित विभागों को जल्द निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार के हेल्थ सिस्टम की खुली पोल, अब मुर्दे भी हो रहे हैं रेफर, पोस्टमार्टम के लिए लंबी कतार। दरअसल बात है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हालात ऐसे हैं कि सिर्फ गंभीर मरीज ही नहीं बल्कि पोस्टमार्टम के लिए शव को भी दूसरे स्थानों पर रेफर करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोरेंसिक मेडिसिन विभाग में 14 स्वीकृत पदों में से 12 खाली हैं, जिसके कारण पोस्टमार्टम कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। स्थिति यह है कि अनुमंडल अस्पतालों से छोटे मामलों को भी क्रिटिकल लिख करके मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। वहीं पर डॉक्टरों और फिर विशेषज्ञों की भारी कमी के कारण मरीजों और फिर उनके परिवार वालों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पोस्टमार्टम के लिए भी लंबी कतार लग रही है, जिससे मृतकों के परिजनों की परेशानी और बढ़ गई है। इस मामले ने एक बार फिर से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डॉक्टरों और फिर तकनीकी स्टाफ की कमी को जल्द दूर किया गया तो फिर हालात और गंभीर हो सकते हैं। फिलहाल ये मुद्दा राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की जमीनी हकीकत को उजागर कर रहा है। मंत्री दीपक प्रकाश और बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, मांगा जवाब। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत राज मंत्री दीपक प्रकाश की दोबारा मंत्री नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार, दीपक प्रकाश और फिर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। जहां अदालत ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि दीपक प्रकाश तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत मिलने वाली 6 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें दोबारा मंत्री बनाना संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से उनकी पुनर्नियुक्ति को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीपक प्रकाश का बचाव करते हुए कहा था कि वे खुद भी बिना किसी सदन के सदस्य बने कई महीने तक मंत्री रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद इस मामले पर सबकी नजर टिकी है। आने वाले दिनों में सरकार के जवाब और अदालत की अगली सुनवाई से बिहार की राजनीति में बड़ा असर देखने को मिल सकता है। बिहार के 87 रेलवे स्टेशनों पर लगेंगे आधुनिक समय सारणी बोर्ड, यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। दरअसल बात है कि बिहार के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रेलवे ने बिहार के 87 स्टेशनों पर आधुनिक डिजिटल समय सारणी बोर्ड लगाने का फैसला किया है। इस नई व्यवस्था के जरिए यात्रियों को ट्रेनों के आगमन, प्रस्थान और फिर देरी की जानकारी रियल टाइम में मिल सकेगी। इससे यात्रियों को बार बार पूछताछ, काउंटर जाने की जरूरत नहीं पड़नी पड़ेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये आधुनिक डिस्प्ले बोर्ड नई तकनीक से लैस होंगे और फिर लगातार अपडेट होते रहेंगे। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर इन्हें प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाएगा। इससे यात्रियों को अधिक सटीक और फिर तेज जानकारी उपलब्ध होगी। रेलवे की इस पहल को यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि इससे यात्रा और भी आसान होगी तथा ट्रेनों की जानकारी प्राप्त करने में समय की बचत होगी।
स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी के साथ चेतावनी, लास्ट डेट से पहले करें भुगतान वरना कटेगा कनेक्शन। दरअसल बात है कि बिहार के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए बिजली विभाग ने एक तरफ राहत दी है तो दूसरी तरफ सख्त चेतावनी भी जारी की है। विभाग ने कहा है कि जिन उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का बकाया है उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करना होगा या समय पर भुगतान नहीं करने पर बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा सकती है। वहीं उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर यह है कि बिलिंग सिस्टम अपग्रेड और माइग्रेशन के दौरान कई क्षेत्रों में अस्थायी तकनीकी सुविधाएं प्रभावित रहने के बावजूद भी बिजली आपूर्ति जारी रहेगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले बिल जमा कर दें ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बिजली विभाग ने साफ कर दिया है कि बकाया राशि बढ़ने पर कनेक्शन विच्छेद की कार्रवाई की जाएगी। इसलिए स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे समय पर रिचार्ज और फिर बिल भुगतान करते रहें। 48 साल तक पत्नी का इंतजार करता रहा पति, दूसरी शादी भी नहीं की, सामने आते ही फूट फूट करके रो पड़ा। दरअसल बात है कि बिहार के पटना जिला से एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है जिसने लोगों को भावुक कर दिया है। जब बरियारपुर गांव के रहने वाले ललन मिश्रा की पत्नी निर्मला देवी शादी के महज 6 महीने बाद घर छोड़ करके चली गई थी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ललन मिश्रा ने 48 साल तक उनका इंतजार किया और दूसरी शादी नहीं की। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्मला देवी मायके चली गई थी और बाद में नागपुर में सरकारी स्कूल में शिक्षिका बन गई। वहीं ललन मिश्रा अपने पत्नी के लौटने की उम्मीद में अकेले जीवन बिताते रहे। आखिरकार 48 साल बाद जब निर्मला देवी वापस ससुराल पहुंची तो उन्हें देखते ही ललन मिश्रा की आंखों से आंसू निकल पड़े और वह फूट फूट करके रोने लगे। निर्मला देवी ने बताया है कि कुछ पारिवारिक कारणों और गलतफहमियों की वजह से उन्हें घर छोड़ना पड़ा था। खास बात यह रही है कि इन 48 वर्षों में ना तो पति ने दूसरी शादी की और ना ही पत्नी ने। अब बुढ़ापे में दोनों फिर से एक साथ हैं और पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। ये कहानी आज सोशल मीडिया पर भी लोगों का दिल जीत रही है। बीजेपी को हराने के लिए किसी से भी गठबंधन को तैयार है एआईएमआईएम, लेकिन ओबीसी ने रख दी बड़ी शर्त। दरअसल बात है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर के एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी बीजेपी को सत्ता में लौटने से रोकने के लिए गठबंधन करने को तैयार है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि गठबंधन तभी होगा जब एआईएमआईएम को सम्मान और बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी गठबंधन में जूनियर पार्टनर की तरह नहीं रहेगी। उनका कहना है कि राजनीतिक साझेदारी आपसी सम्मान और फिर उचित प्रतिनिधित्व के आधार पर होनी चाहिए। इसी बयान के बाद यूपी की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है। वहीं पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से इस मुद्दे पर अलग अलग संकेत मिले हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट होना जरूरी है, जबकि समाजवादी पार्टी के भीतर एआईएमआईएम के साथ गठबंधन को लेकर के अलग अलग राय सामने आ रही है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि 2027 के चुनाव से पहले विपक्षी दलों के बीच क्या नया राजनीतिक समीकरण बनता है। ट्रेन के पत्थरबाजों की अब खैर नहीं, वंदे भारत पर हमले के बाद रेलवे का बड़ा एक्शन। दरअसल बात है कि वंदे भारत समेत ट्रेनों पर लगातार हो रही पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद रेलवे ने सख्त कदम उठाया है। पूर्व मध्य रेलवे ने संवेदनशील इलाकों में 140 गाँव की मैपिंग कराई है, जहां से ट्रेनों पर पत्थर फेंके जाने की घटनाएं सामने आई है। रेलवे ने अब स्थानीय लोगों को रेल मित्र के रूप में जोड़ना शुरू किया है। अब तक 856 रेल मित्र बनाए जा चुके हैं, जो रेलवे ट्रैक के आसपास निगरानी रखेंगे और फिर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत रेलवे और फिर आरपीएफ को देंगे। इसके साथ ही पत्थरबाजी में शामिल रहे 96 हिस्ट्री सीटरों का भी डेटा तैयार किया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पत्थरबाजी से न सिर्फ ट्रेन को नुकसान पहुंचता है बल्कि यात्रियों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। खास करके गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस लगातार निशाने पर रही है। अब सीसीटीवी निगरानी, रेल मित्र और फिर आरपीएफ की मदद से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। राबड़ी देवी ने नहीं माना सरकार का अल्टीमेट, बंगला खारिज कराने को लेकर के प्रशासन भी हुआ सक्रिय। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में सरकारी बंगले को लेकर के विवाद लगातार गहराता जा रहा है। जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकार के अल्टीमेट के बावजूद भी सरकारी आवास खाली नहीं किया है। अब प्रशासन भी इस मामले में सक्रिय हो गया है और आगे की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल पटना प्रशासन ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया था, लेकिन राबड़ी देवी पहले ही साफ कर चुके हैं कि वे स्वेच्छा से बंगला खाली नहीं करेंगी। इस मुद्दे को लेकर कि आरजेडी और सरकार के बीच सियासी टकराव भी तेज हो गया है। वहीं पर आरजेडी कार्यकर्ता भी राबड़ी आवास के बाहर डटे हुए हैं और फिर इसे राजनीतिक कार्रवाई बता रहे हैं। दूसरी ओर प्रशासन
दूसरी ओर प्रशासन कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने की तैयारी में है। ऐसे में आने वाले दिनों में मामला बिहार की राजनीति का बड़ा मुद्दा बना रह सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, कहा सारे कोचिंग बंद हो जाएं, ऐसी व्यवस्था करेंगे। तो जी हाँ, दरअसल बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है जिससे छात्रों को कोचिंग संस्थानों पर निर्भर न रहना पड़े। उन्होंने कहा है कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सारे कोचिंग बंद हो जाएं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार स्कूलों और फिर कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने और छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर दे रही है। उनका मानना है कि अगर सरकारी शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तो छात्रों को अलग से कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्यक्रम के दौरान सम्राट चौधरी ने टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास भी किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र युवाओं को आधुनिक तकनीक की प्रशिक्षण देगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। मुख्यमंत्री का ये बयान अब बिहार की शिक्षा और कोचिंग सेक्टर में चर्चा का विषय बन गया है। दारोगा भर्ती परीक्षा को लेकर के फिर भड़का छात्रों का आक्रोश, पटना में प्रदर्शन और मार्च। दरअसल बात है कि बिहार दारोगा भर्ती परीक्षा को लेकर के एक बार फिर से छात्रों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज से मार्च निकाल करके जेपी गोलंबर की ओर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि भर्ती परीक्षा में अनियमितताएं हुई है और वे परीक्षा रद्द करके दोबारा निष्पक्ष परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार और फिर आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर लीक और फिर परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और कई जगह बैरिकेडिंग भी की गई है। छात्रों का कहना है कि उनकी मांग पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो फिर आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल दारोगा भर्ती परीक्षा को लेकर के पटना में माहौल गर्म है। बिहार के सभी भूमिहीन परिवारों को मिलेंगी 3 डिसमिल जमीन, मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा ऐलान। दरअसल बात है कि बिहार के भूमिहीन गरीब परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने घोषणा की है कि बिहार के सभी पात्र भूमिहीन परिवारों को कम से कम 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सरकार जल्द ही अभियान बसेरा 3 शुरू करने जा रही है। मंत्री ने कहा है कि जिन परिवारों के पास रहने के लिए अपनी जमीन नहीं है उन्हें पहले जमीन दी जाएगी ताकि वे प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का लाभ ले सके। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी गरीब परिवार जमीन और फिर पक्के घर से वंचित ना रहे। इसके लिए राज्य भर में विशेष सर्वेक्षण और फिर अभियान चलाया जाएगा। जब सरकार पहले से चल रहे बसेरा अभियान के तहत हजारों भूमिहीन परिवारों को जमीन उपलब्ध करा चुकी है। वहीं पर 15 से 21 जून तक विशेष अभियान चलाकर के पात्र परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं। दोस्तों, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया के लोगों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अब किशनगंज, अररिया और पूर्णिया के हजारों परिवारों को बिजली के बिल से राहत मिल सकती है। जी हाँ, क्योंकि उनके घरों पर सोलर पैनल लगने वाला है और वे फ्री में। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत सीमांचल में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने की तैयारी तेज हो गई है। इस योजना का मकसद आम लोगों के घरों की छत पर सोलर पैनल लगाया जाए ताकि लोग अपनी बिजली खुद पैदा कर सके और हर महीने आने वाली भारी भरकम बिजली बिल से छुटकारा पा सके। सीमांचल के जिलों किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में बड़ी संख्या में लोगों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अगर किसी घर की छत पर सोलर पैनल लगाया जाता है तो सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है। इसके बाद घर में बनने वाली बिजली का इस्तेमाल परिवार खुद कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जरूरत से ज़्यादा बिजली बनने पर उसे बिजली विभाग के ग्रेड में भेजा जा सकता है, जिससे लोगों को आर्थिक फायदा भी हो सकता है। आज के समय में जब बिजली की कीमतें लगातार बढ़ रही है, ऐसे में ये योजना आम लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं है। सीमांचल के ग्रामीण इलाकों में भी इस योजना को लेकर के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। जब विशेषज्ञों का मानना है कि किशनगंज, अररिया और फिर पूर्णिया जैसे जिलों में साल भर पर्याप्त धूप मिलती है, इसलिए यहाँ पर सोलर ऊर्जा की काफ़ी संभावना है। इस योजना के सफल होने से न सिर्फ लोगों का बिजली खर्च कम होगा बल्कि पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। जब कोयला और फिर अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता घटेगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा सीमांचल में विकास की नई उम्मीदें भी दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि अगर गांव-गांव तक सोलर ऊर्जा पहुंचती है तो बिजली की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जैसे जिलों में जहां पर कई बार बिजली कटौती
आपूर्ति की शिकायतें सामने आती है, वहां पर यह योजना लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। यानी कि आने वाले समय में सीमांचल सिर्फ खेती और व्यापार के लिए ही नहीं बल्कि सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक नई पहचान बना सकता है। फिलहाल लोगों को उम्मीद है कि ये योजना तेजी से जमीन पर उतरे ताकि सीमांचल के हर घर में उजाला पहुंचे और बिजली बिल की चिंता कम हो सके। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्या एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने वाला है? क्योंकि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये प्रस्ताव समाजवादी पार्टी के पास भेज दिया है कि हम तो तैयार हैं गठबंधन करने के लिए। क्या आप तैयार हैं? जी, अब इसी को लेकर के ये सवाल गूंज रहा है कि क्या एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन होगा? ये बड़ा सवाल है। अब इन सवालों का जवाब भी आ गया है, हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात ये करेंगे कि आखिर एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन होता है तो इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि देश की राजनीति में एक बार फिर से एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी के संभावित गठबंधन को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। खास करके उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये सवाल उठ रहा है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी साथ आती है तो इसका फायदा किसे होगा और नुकसान किसे होगा। दरअसल राजनीतिक जानकारों की माने तो एआईएमआईएम का सबसे बड़ा आधार मुस्लिम वोटर है, जबकि समाजवादी पार्टी का भी एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम और यादव समुदाय से जुड़ा हुआ माना जाता है। अगर दोनों पार्टियां साथ आती है तो मुस्लिम वोटों का बिखराव का रुक सकता है और कई सीटों पर विपक्ष को मजबूती मिल सकती है। खास करके पश्चिमी यूपी, रोहिलखंड और फिर पूर्वांचल के कुछ इलाकों में इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने से समाजवादी पार्टी को कुछ गैर मुस्लिम वोटरों का नुकसान भी हो सकता है। भाजपा लंबे समय से विपक्षी दलों पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप तो लगाती रही है। ऐसे में गठबंधन भाजपा को भी चुनावी मुद्दा दे सकता है। यानी कि साफ है कि ये गठबंधन जहां कुछ सीटों पर विपक्ष को मजबूत कर सकता है, वहीं पर कुछ इलाकों में राजनीतिक समीकरण बदल भी सकता है। इसीलिए फिलहाल सभी की नज़र इस बात पर है कि समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के बीच भविष्य में कोई समझौता होता है या फिर नहीं। इसी बीच कांग्रेस नेता और सांसद इमरान मसूद ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर विपक्षी एकता की बात होती है तो सभी दलों को एक मजबूत नेतृत्व स्वीकार करना होगा। दोस्तों, भारत में हो रही लगातार बारिश का असर अब सीमांचल के इलाकों में साफ दिखाई देने लगा है। मानसून की शुरुआत के साथ ही किशनगंज के कई गांवों में परेशानी बढ़ गई है। जहां सबसे बड़ी खबर टेरागाज प्रखंड से सामने आई है, जहां पर सुइया रेतुआ नदी में पानी बढ़ने के कारण एक महत्वपूर्ण चचरी पुल बह गया। इस पुल के टूटने के बाद करीब 50,000 लोगों का संपर्क मुख्य सड़क और प्रखंड मुख्यालय से लगभग कट गया है। बताया जा रहा है कि चिल्हनिया पंचायत के सुइया घाट पर ग्रामीणों ने अपने श्रमदान और चंदे की मदद से बांस बल्ले का अस्थायी चचरी पुल बनाया था। हर साल बरसात के मौसम में यही पुल आसपास के गांव के लोगों के लिए जीवन रेखा का काम करता था, लेकिन इस बार नेपाल के तराई क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण रेतुआ नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और तेज बहाव में ये पुल ताश के पत्तों की तरह बह गया। पुल टूटने के बाद चिल्हनिया पंचायत के अलावा हवाकोल, मियाँपुर, दुर्गापुर, बैगना, चौड़ी, मटियाड़ी, कलियागंज, झाला समेत दर्जनों गाँव के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब लोगों के पास नदी पार करने के लिए सिर्फ नाव का सहारा बचा है। कई ग्रामीण जान जोखिम में डाल करके नाव से नदी पार कर रहे हैं ताकि वे अपने जरूरी काम के लिए बाजार, स्कूल, अस्पताल या फिर प्रखंड मुख्यालय तक पहुंच सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी इस क्षेत्र को एक अस्थायी पुल तक नहीं मिल सका है। हर साल ग्रामीण अपने स्तर से चचरी पुल बनाते हैं और हर साल बरसात में वह बह जाता है। लोगों का आरोप है कि सांसद, विधायक और फिर प्रशासन को कई बार आवेदन देने के बावजूद आज तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सबसे बड़ी चिंता मरीजों और फिर गर्भवती महिलाओं को लेकर के है। बरसात के दिनों में जब नदी उफान पर होती है तब एम्बुलेंस गाँव तक नहीं पहुँच पाती है। कई बार मरीजों को नाव से नदी पार करके अस्पताल पहुँचना पड़ता है। ऐसे में किसी भी आपात स्थिति में लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। दोस्तों, किशनगंज में मौसम ने दो रंग दिखाया है।
यानी कि दोहरा रंग दिखाया है, कहीं धूप तो फिर कहीं बादलों का डेरा। बारिश के इंतजार में किसान परेशान है। किशनगंज जिले में आज मौसम का एक बार फिर से अनोखा नजारा देखने को मिला। एक तरफ जिला मुख्यालय और आसपास के कई इलाकों में सुबह से तेज धूप खिली रही, तो दूसरी तरफ ठाकुरगंज और बहादुरगंज जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में बादलों ने आसमान पर कब्जा जमा लिया। एक ही जिले में मौसम के दो अलग अलग रूप लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। जिला मुख्यालय किशनगंज में सुबह से ही आसमान पूरी तरह से साफ नजर आया। तेज धूप निकलने के कारण तापमान में बढ़ोतरी महसूस की गई और लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। बाजारों में निकलने वाले लोग अब सड़क पर चलने वाले राहगीर धूप की वजह से परेशान दिखे। वहीं दूसरी ओर भारत नेपाल सीमा से सटे ठाकुरगंज और बहादुरगंज प्रखंड में मौसम बिल्कुल भी अलग नजर आया। यहाँ सुबह से ही घने बादलों की आवाजाही बनी रही और कई जगहों पर सूरज बादलों के पीछे छिपा रहा। हालांकि बादलों के कारण मौसम सुहाना जरूर बना हुआ है, लेकिन हवा में नमी अधिक होने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना एहसास भी हो रहा है। कई लोगों का कहना है कि बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं होने से गर्मी और चिपचिपाहट बढ़ गई है। मौसम के इस बदलते मिजाज पर सबसे ज्यादा नजर किसानों की बनी हुई है। इस समय खरीफ फसल की तैयारी का दौर चल रहा है। कई किसान धान का बिचड़ा तैयार कर रहे हैं, जबकि कुछ किसान रोपनी की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में उन्हें बारिश का बेसब्री से इंतजार है। किसानों का कहना है कि अगर अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश होती है तो खेती किसानी के काम में तेजी आएगी और फसलों को भी फायदा मिलेगा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस समय मानसून पूर्व गतिविधियां सक्रिय है, जिसके कारण मौसम तेजी से बदल रहा है। सुबह धूप रहने के बावजूद दोपहर या फिर शाम तक बादल छा सकते हैं और कई इलाकों में बारिश भी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में कुछ ही घंटों के भीतर मौसम का पूरा मिजाज बदल जाना सामान्य बात है। मौसम विभाग की ओर से भी संकेत मिले हैं कि किशनगंज जिले के कुछ हिस्सों में दोपहर बाद तेज हवाओं, गरज चमक और फिर हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। यदि ऐसा होता है तो पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। वहीं पर फिलहाल किशनगंज जिले के लोग आसमान की ओर नजरें टिकाए हुए हैं। किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं, जबकि आम लोग गर्मी से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दोस्तों, अब बिहार के नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू की पढ़ाई होगी। बिहार के राज्यपाल ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि कई राजनेता बिहार में नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू की पढ़ाई को लेकर के संघर्ष कर रहे थे और लगातार मांग किया जा रहा था कि नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू की पढ़ाई हो, क्योंकि उर्दू की पढ़ाई यहां से हटा दिया गया था, लेकिन अब फिर से उसको शामिल कर लिया गया है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि बिहार के हजारों छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। बिहार के 9 सृजित डिग्री कॉलेजों में अब उर्दू और मैथिली विषय की पढ़ाई शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से इन भाषाओं को नए कॉलेजों में शामिल करने की मांग उठ रही थी, जिस पर अब राज्यपाल और कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उनके निर्देश के बाद उच्च शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार बिहार के 211 नए डिग्री महाविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र से उर्दू और फिर मैथिली विषय की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इस फैसले से खास करके उन छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा जो अपनी मातृभाषा या फिर पसंदीदा भाषा में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। सीमांचल, मिथिलांचल और फिर राज्य के अन्य क्षेत्रों में इस निर्णय को सकारात्मक कदम माना जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि आगामी 1 जुलाई से इन नए डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई की शुरुआत होगी। शुरुआती चरण में हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और समाज शास्त्र जैसे कुछ 6 प्रमुख विषयों की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके साथ ही उर्दू और फिर मैथिली को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, ताकि छात्रों को इन विषयों का भी लाभ मिल सके। राज्यपाल सचिवालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक राज्यपाल एवं कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिया गया है कि नए डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने से जुड़ी सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। दोस्तों, किशनगंज में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुआ है। किशनगंज में अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार किया गया है और इस बांग्लादेशी नागरिक का नाम चंदन दास है। जब बांग्लादेशी नागरिक चंदन दास को किशनगंज में एसएसबी ने पकड़ा है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। चंदन दास के पास से एक बांग्लादेशी पासपोर्ट, बांग्लादेश से नेपाल की फ्लाइट टिकट, 2 बांग्लादेशी और फिर 1 नेपाली सिम कार्ड लगा मोबाइल फोन तथा 2580 रुपये भारतीय मुद्रा बरामद की गई है। पूछताछ में चंदन दास ने बताया है कि फरवरी 2026 में एक एजेंट ने उन्हें सर्बिया में रोजगार दिलाने का झांसा दिया था। इस उम्मीद में उसने एजेंट को 3 से 5 लाख रुपए तक का भुगतान किया
और नेपाल पहुंच गया। हालांकि नेपाल पहुंचने के बाद एजेंट ने उससे संपर्क तोड़ दिया और फरार हो गया। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी सफलता मिली है। किशनगंज से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी ने एक बांग्लादेशी नागरिक को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है, क्योंकि शुरुआती जांच में मामला सिर्फ अवैध प्रवेश का ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और फर्जी रोजगार नेटवर्क से जुड़ा हुआ भी माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई एसएसबी की 41वीं वाहिनी की सीमा खुफिया टीम ने की है। पानी टंकी स्थित पुराने मेची पुल पर नियमित जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान नेपाल की तरफ से भारत में प्रवेश कर रहे एक व्यक्ति की गतिविधियां जवानों को संदिग्ध लगी। जब उससे पूछताछ की गई और दस्तावेजों की जांच हुई तो उसकी पहचान बांग्लादेश के मदारीपुर जिले के उमेदपुर गांव निवासी 38 वर्षीय चंदन दास के रूप में हुई है।